हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के बारे में। तो फाइनली एसएससी ने एसएससी सीपीओ की वैकेंसी को रिलीज कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, फॉर्म आपके ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं कल से, यानी 26 सितंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर इस फॉर्म की लास्ट डेट की बात करूँ तो आपकी रहने वाली है 16 अक्टूबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, प्लस साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और प्लीज अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको डेट तो बता ही चुका हूँ कब से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन के लिए भी हमेशा डेट खोलता है एसएससी। मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप अपनी गलती को सुधार भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे। देखिए 24 से लेके 26 अक्टूबर तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। उस विंडो के दौरान आपने जो भी गलती की आप उस गलती को सुधार कर सकते हैं। उसके लिए शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी ने अपनी वेबसाइट को मेंशन किया है, ssc.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और अपना लॉगिन करना है। लॉगिन इन द सेंस मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी बच्चे पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको सिर्फ अपनी आईडी को लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। और जो भी फ्रेशर बच्चे तो यहाँ पे उनको आके पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेड पे और वैकेंसी की बात करूँ तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ इन्होंने बता रखा है जितनी भी पोस्ट है उन सबका ग्रेड पे है। जो लेवल आपका 6 है यानी 40 to 100 ग्रेड पे आपको मिलेगा, जो एक डिसेंट सैलरी होती है। इसमें कितनी सैलरी बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एक्स सिटी की बात कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से प्लस होगी। ठीक है। और जेड में क्या होता है, थोड़ा एचआरए कम मिलता है प्लस ट्रैवलिंग के लिए पैसा कम मिलता है। तो आप लगा लीजिए जेड में थोड़ा उससे करीब 6-8 हजार रुपये कम मिलेगा। कितना बनेगा एग्जैक्टली मैं उसका चार्ट आपको दिखा दूंगा अभी। अगर दोस्तों वैकेंसी की बात की जाए तो आप चार्ट में देख सकते हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ वो 3,000 से प्लस आपकी टोटल वैकेंसी है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि जो एसएससी सीपीओ में मल्टीपल डिपार्टमेंट है उनके लिए रिक्रूट करते हैं ये लोग सब इंस्पेक्टर को। तो आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ। तो मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए एसएससी रिक्रूट करता है इस कॉमन एग्जाम के थ्रू। अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा डिमांड किस पोस्ट की रहती है, वो आपकी रहती है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस का कट ऑफ बच्चों सच में बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड चॉइस बच्चों की ज्यादातर मैंने देखा कैंडिडेट्स की वो रहती है सीएसएफ की। क्योंकि जो इसकी जॉब जो कल्चर है वो थोड़ा ठीक है। क्योंकि आपको पोस्टिंग मोस्टली या तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगी या फिर जितने पीएसयू सेक्टर हैं वहां भी आपको पोस्टिंग मिलती है। तो कह सकते हैं कि जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसलिए लोग शायद दिल्ली पुलिस के बाद सीएसएफ वही सेकंड नंबर पे चूज करते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट यानी एज पे बात करते हैं कि क्या एज रहनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो एज लिमिट है वो रहनी चाहिए 20 से 25 साल। यानी आप 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर रखा ताकि आप लोग डेट को लेके कंफ्यूज ना हो कि कब से कब तक का डेट पकड़ेंगे ये लोग एज को लेके। तो यहाँ देखिए इन्होंने बता रखा है कि जो आपका जन्म जो है वो 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन इन सब में कुछ छूट मिलती है आपको एज के रिगार्डिंग। वो देखिए चार्ट भी यहाँ मेंशन है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता भी दूं तो देखिए एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती एज में, यानी वो 30 साल तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, यानी कोई बच्चा अगर ओबीसी में 27 साल का है, 27-28 साल का, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी देखिए और अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे वीडो हो गया। मतलब आप इस चार्ट को देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। मैंने मोस्टली 3 कैटेगरी का जो इम्पोर्टेंट रहता है उसके बारे में बता दिया। बाकी पूरा चार्ट यहाँ मेंशन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। उससे पहले आपको बता देता हूँ जो आपकी फॉर्म की फीस है वो 100 रुपए है। और 100 रुपए भी जनरल और ओबीसी के लिए रहती है, बाकी एससी एसटी और वुमेन्स के लिए फॉर्म फ्री रहता है, एसएससी के सारे फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब चलिए एग्जाम पे बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें आपके देखिए 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका रीजनिंग, फिर जीके, मैथ और इंग्लिश। ये आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं पेपर 1 में। और जो पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 आपका सिर्फ होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। ये तो दोस्तों मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूँ यानी पेपर 1 की बात करता हूँ कि मतलब उसमें आप देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। तो हर सब्जेक्ट में देखिए 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के।
दोस्तों पेपर 1 के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम, यानी आपको ये कह सकते हैं इस पेपर में स्पीड बहुत मैटर करती है एसएससी के एग्ज़ाम में। अगर मैं तैयारी की बात करूँ, क्योंकि मैंने भी सीपीयू का 2 बार एग्ज़ाम निकाल रखा है। आईसैट और फिजिकल में पास नहीं हो पाया था, तो इसलिए मतलब मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। तो एसएससी में सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक चीज़ देखी है कि एसएससी में ये लोग क्या करते हैं, सर आपके जो पुराने साल के पेपर होते हैं वही रिपीट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने 20 साल के पेपर लेने हैं और उन पेपर को अच्छे से लगाना है। पहली चीज़, अगर आपने अच्छे से लगा ली तो आप समझिए आपका मैथ और रीज़निंग तो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इंग्लिश का पूरा वोकैब पोर्शन भी वहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि एसएससी में जो वोकैब होती है, यानी चाहे आप इडियम्स कह लीजिए, चाहे वन वर्ड कह लीजिए, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स कह लीजिए, आपके ये मोस्टली रिपीट ही होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने साल के पेपर को लगाना है। दोस्तों मैथ के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी एक टीचर को पकड़ के, मतलब ऐसा नहीं आप हर टीचर को देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को देखना स्टार्ट करिए और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इंग्लिश के लिए भी क्या आप कोई एक टीचर यूट्यूब पे देख लीजिए। अगर मैं बुक की बात करूँ तो इंग्लिश में सिर्फ आपको 2 ही बुक खरीदनी है। एक तो नीतू मैम की आती है इंग्लिश की बुक और सेकंड आता है ब्लैक बुक। लिए ये 2 बुक और प्लस पुराने साल के कुछ पेपर, यही इनफ है। और मैथ के लिए पुराने 20 साल के पेपर और मैथ का कोई भी एक टीचर ले लीजिए, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको मतलब कैसे तैयार करना है, पर हाँ, साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर यहाँ से कर सकते हैं, पर आपको स्पीड अपनी बनानी पड़ेगी। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाना है। तो आप ये कोशिश करिए एग्ज़ाम से 3 महीने पहले से आप हर दिन 1 मॉक लगाइए, ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए। कई बार ऐसा होता है आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, पर एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप वहाँ परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते हो और आप पीछे रह जाते हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, आप हर दिन एक मॉक लगाइए ताकि आप खुद को जज कर पाएँ कि आपकी स्पीड कहाँ लैग कर रही है, किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है टॉपिक में, आप उस टॉपिक को जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिए जीके में बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि जीके एसएससी की बहुत बेकार आती है। तो आप मतलब जीके में जितना ज़्यादा टाइम दोगे तो खुद के लिए वेस्ट है। और हाँ, आपको जीके पढ़नी तो है ही, तो आप एक काम करिए, लूसेंट हो गया और प्लस करंट अफेयर, इन 2 को ही कवर करिए। अगर आपने ये 2 चीज़ भी कवर कर ली तो भी आप जीके में एक डिसेंट नंबर को लेकर आ सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैंने 2 बुक आपको बता रखी है ऑलरेडी और प्लस मॉक। अगर आपने ये 3 चीज़ भी कर ली तो आप ये समझिए आपका पेपर 2 ही बहुत अच्छा जाएगा। पर हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते टाइम फिजिकल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके रिटर्न में तो नंबर अच्छे आ जाएँगे, पर जब आप फिजिकली जाएँगे तो वहाँ फेल हो जाएँगे फिजिकल में। क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ यही सेम केस हुआ था। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको क्या करना है कि मतलब जैसे आपका एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो आपको अभी से थोड़ा-थोड़ा फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आखिरी टाइम में आप उस चीज़ को कवर कर ही नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके फिजिकल में बात कर लेता हूँ कि मतलब क्या इसका स्टैंडर्ड और क्या फिजिकल रहता है। तो देखिए इन्होंने कुछ हाइट के लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, उनका जो बेसिक हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो हिली एरिया होते हैं वहाँ आप जानते हैं इतनी हाइट नहीं रहती लोग की, इसलिए वहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट है। और प्लस जितने भी एसटी ट्राइब से बिलॉन्ग करने वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको भी थोड़ी और छूट मिलती है, तो उनके जो हाइट का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 162.5 सेंटीमीटर। अब चलिए गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं जो हाइट रहती है वो रहती है 157 सेंटीमीटर। बाकी गर्ल्स में अगर हिली एरिया की बात करूँ, जो हिल स्टेशन मतलब जितने हिमालयन स्टेट में रहने वाली लड़कियाँ हैं, उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है यहाँ पे। तो उनकी जो हाइट रहती है वो रहती है 155 सेंटीमीटर। और जितनी एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करने वाली लड़कियाँ हैं, उनके लिए हाइट का जो पैरामीटर है वो आपकी रहनी चाहिए 154 सेंटीमीटर। ये आपकी मिनिमम हाइट रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएँगे। बाकी देखिए चेस्ट भी इन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं चेस्ट के बारे में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सीधे बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल टेस्ट के बारे में मेल कैंडिडेट के लिए, क्या आपका फिजिकल टेस्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह की आपकी रेस रहती है। पहली आपकी रेस रहती है 100 मीटर की, जो आपको कवर करना होता है 16 सेकंड में। और जो सेकंड रेस रहती है वो रहती है 1.6 किलोमीटर की, और आपको कवर करना पड़ता है इस रेस को 6.5 मिनट में। तो मोस्टली दिक्कत यहीं पे आती है, बहुत सारे लोग इस रेस को कवर नहीं कर पाते हैं, और जो कवर कर पाते हैं वो आगे जाके फंस जाते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पे लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप और प्लस शॉट पुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिजिकली टेस्ट है उसमें आपके 5 सेक्शन है। तो दोस्तों जितना आप टाइम आपको रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करने में देना है, तो फिजिकल को भी आप हल्के में मत लीजिए। आपको फिजिकल को भी पैरेलल में ही तैयार करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार जो हाई रैंकर बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं,
क्योंकि वो फिजिकल पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपका फिजिकल ठीक है और आपके नंबर डिसेंट आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को चेक करने आते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रिटर्न में तो अच्छा नंबर लेकर आ जाते हैं पर फिजिकल में फेल हो जाते हैं। दोस्तों आपको दोनों ही चीज लेके साथ चलनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं फीमेल कैंडिडेट की ये बात करता हूँ, उनके लिए यहाँ पे देखिए 4 फिजिकल टेस्ट रहने वाले हैं, 2 तो रेस से रिलेटेड है, 1 लॉन्ग जंप और 1 हाई जंप। अगर रेस की बात करूँ तो उन्हें 100 मीटर की रेस कवर करनी है 18 सेकंड में, और 800 मीटर की रेस कवर करनी है आपकी 4 सेकंड में। सॉरी दोस्तों, 4 मिनट में। तो उनको ये लॉन्ग जंप रहने वाली है उनके लिए 2.7 मीटर की, और हाई जंप रहने वाली है 0.9 मीटर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा होता है 3 चांस 3 चांस 3 चांस। मतलब क्या रहता है, आपको 3 मौके दिए जाएंगे और 3 में जो सबसे बेस्ट आपका जो रहेगा उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की अपने इस वीडियो के थ्रू आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो पाए दे पाऊँ एग्जाम के रिलेटेड। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।